हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फ्रेंडली स्टडी हब। मैं हूँ आराधी और लास्ट क्लास हमने कवर किया था जितने भी एंशिएंट इंडिया के जो एजुकेशन सिस्टम है, वैदिक एजुकेशन सिस्टम, बुद्धिस्ट, मिडिएवल और कॉलोनियल एजुकेशन, इन सबका शॉर्ट ट्रिप यानी गुरुकुल से लेके मकाले तक। तो आज के सेशन थोड़ा डिफरेंट है। आज हम पीपीटी नहीं पढ़ने वाले बल्कि एक रिसर्च पेपर के जरिए पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट्स को समझेंगे। ये पेपर है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन एजुकेशन पॉलिसी बाय ओडिडारा पुष्पाबेन सरमान, जो पीएचडी स्कॉलर, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी राजकोट से है। जो पॉइंट्स मैं बोलूँगी वो बस इसी रिसर्च पेपर के बेसिस में बोलूँगी। ये रिसर्च पेपर मुझे मिला गूगल से और मुझे ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव लगा, तो आई थॉट कि क्यों ना ये मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँ। और अगर आप इग्नो एमएस स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके नोट्स और आंसर्स दोनों के लिए डेडली यूजफुल होगा। सो स्टे टिल द एंड, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना वरना आपकी सिलेबस छूटने वाली है। आज हम देखेंगे इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद एजुकेशन का हाल कैसा था, कौन कौन से कमीशंस आए, उनकी क्या रिकमेंडेशंस थी, कैसे पॉलिसीज बनी जिसे हम आज के स्कूल और यूनिवर्सिटी सिस्टम में देखते हैं, और कौन से बिग स्कीम्स आए जैसे सर्व शिक्षा अभियान या फिर आरटी 2009। ये सब वाई और हाउ पे फोकस करेगा, हिस्ट्री नहीं बस डेट्स, बल्कि उसका लॉजिक और इफेक्ट भी। तो रेडी, चलिए शुरू करते हैं। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स है मैं उस चीज़ों को हाईलाइट करते जाऊंगी। और एक बात, यहाँ पे नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 यहाँ पे नहीं है, एंड कोठारी कमीशन, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, इसकी मैं अलग से वीडियो बनाई हूँ जो कि मेरे चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है। एंड मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से डिटेल्ड में पढ़ सकते हैं। एंड 68 वाली पॉलिसी का मैं और एक सा शॉर्ट हो गया या फिर वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ वो शेयर कर दूंगी। इंडिया 1947 में आज़ाद हुई, ये हम सबको पता है, बट एजुकेशन का सीन बहुत वीक था। लिटरेसी रेट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स, सब कम। पेपर के वर्ड्स में कंडीशन ऑफ इंडियन एजुकेशन वाज पुअर एंड रेट ऑफ एजुकेशन वाज वेरी लो, और इसीलिए स्टेट ने इमीडिएट रिफॉर्म्स और कमीशंस लॉन्च किए। एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन एक गांव जहां स्कूल एक कमरे में चलता है, एक ही टीचर 60 बच्चों को पढ़ाते हैं और टेक्स्ट बुक्स बहुत ही कम है। ऐसे कॉन्टेक्स्ट में पॉलिसी बनाना मतलब जगलिंग करना है, एक्सेस, इक्वालिटी और क्वालिटी को साथ में मैनेज करना था उस टाइम। तो ये जो नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज है, ये उस टाइम में एंशिएंट टाइम में बहुत ही फेमस थे, और इवन अब्रॉड से भी स्टूडेंट्स आते थे यहाँ पे पढ़ने के लिए, जैसे कि कोरिया, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल से। तो जो पोस्ट इंडिपेंडेंस की जो फर्स्ट पॉलिसी थी, या फिर हम कमीशन कह सकते हैं, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, इसके चेयरमैन कौन थे? राधाकृष्णन थे, डॉक्टर राधाकृष्णन थे। तो 1948 की जो ये पॉलिसी थी, इट वाज चेयर्ड बाय डॉक्टर एस राधाकृष्णन। पेपर में इस कमीशन को एकेडमिक लीडरशिप और यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी का चैंपियन बताया गया है। इसके की पॉइंट्स क्या है? मेन इसके नाम से ही पता चल रहा है, यूनिवर्सिटी। तो इंडियन यूनिवर्सिटीज के ऊपर इनका ज्यादा फोकस था। इनके रिकमेंडेशंस थे द सब्जेक्ट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च फ्रॉम यूनिवर्सिटीज। यूनिवर्सिटीज में ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोल एंड जुरिस्डिक्शन कैसे आएगी, इकोनॉमी में क्या चेंज आ सकती है, जैसे कि फॉर्मेट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन को चेंज करने की बात किए हैं। रिलेशनशिप ऑफ द यूनिवर्सिटी विद द प्रोविंशियल एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को इम्प्रूव करने की बात की है। एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू यूनिवर्सिटी, it is the basis of this religious education, organizations of research work, Indian culture, history, language, fine arts and philosophy education system in universities, recommendations about university professors, establishment of discipline in the university to solve special problems of Banaras, Aligarh and Delhi university। इन तीनों यूनिवर्सिटी के नाम आपको लिखना है। तो इसकी वजह से यूनिवर्सिटीज ने करिकुलम में रिसर्च कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया। मतलब यूनिवर्सिटीज सिर्फ डिग्री देने वाली मशीन नहीं, बल्कि थॉट लीडरशिप का घर बनने लगा, और अल्टीमेटली यूजीसी जैसे इंस्टीट्यूशंस के लिए राह क्लियर हुई। तो यूजीसी का रिकमेंडेशन भी राधाकृष्णन कमीशन ने ही दिया था। एग्जाम में अगर बोले राधाकृष्णन कमीशन एम्फासाइज्ड यूनिवर्सिटीज आर सेंटर्स ऑफ कल्चर एंड रिसर्च, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आपको पता है आपको क्या लिखना है। देन सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जिसको कि हम मुदालियर कमीशन भी कहते हैं, ये इसके चेयरमैन थे डॉक्टर एल एस मुदालियर, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। पेपर में मुदालियर को सेकेंडरी एजुकेशन को लाइफ ओरिएंटेड और डाइवर्सिफाइड बनाने का चैंपियन बताया गया है।
जिसे आज हम वोकेशनल स्ट्रीम्स और मल्टीपर्पज स्कूल्स की रूट समझ सकते हैं। उनके क्या क्या इंपॉर्टेंट सजेशंस हो सकते हैं, जैसे कि रियल लाइफ से रिलेट करना है, ओल्ड टीचिंग मेथड, ये सारी चीज़ों को लेके वो रिकमेंड किए हैं। नॉट सुटेड, हाँ पहले बात ये थी वो सेकेंडरी एजुकेशन में उस टाइम पे क्या क्या फॉल्ट थी, क्या क्या शॉर्टकमिंग्स थे, उसके ऊपर फोकस किए हैं कि ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड है, चिल्ड्रन के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, इंग्लिश को कंपलसरी नहीं करनी चाहिए, or fault is the complete teaching method, cooperation is not a contest, number in the class is higher, character is not formed, indiscipline is widespread, and teacher student ratio भी सही नहीं थी। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव था डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप एंड प्रोफेशनल स्किल्स, देन डेवलप पर्सनालिटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग। तो ये कुछ न्यू रिकमेंडेशंस देते हैं, जैसे कि न्यू वर्जन ऑफ इंडियन एजुकेशन, एंड देन थी इनकी इसके अंडर ही इतने सारे रिकमेंडेशंस वो दिए थे, जैसे कि करिकुलम शुड मैच चिल्ड्रंस इंटरेस्ट, कैरेक्टर बिल्डिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट मस्ट बी गोल्स, vocational education and guidance in schools, three language formula and mother tongue emphasis at secondary level। जैसे कि आज का SCPW अगर आपको पता होगा, स्कूल लेवल वोकेशनल प्रोजेक्ट्स, इनका जो मेन जो बीज है वो मुदालिया रिकमेंडेशंस में दिखते हैं। और एक छोटी सी टीचर टिप, एग्जाम में मुदालियर का नाम और एक लाइन, जैसे कि डाइवर्सिफाइड करिकुलम, वोकेशनल एम्फासिस, ये सारे टर्म्स याद रख लो, क्वेश्चन के आंसर में डायरेक्टली आप लिख सकते हो। और ये मैं भी बता रही हूँ, इसका वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं इसका लिंक दे दूंगी। देन कोठारी कमीशन का भी वीडियो है, डिटेल्ड वीडियो। तो अब आता है बड़ा और गेम चेंजिंग कमीशन, जो कि है कोठारी कमीशन 1964-66। पेपर में इसे मैग्ना कार्टा भी कहा गया है और मॉडर्न इंडिया एजुकेशन, बट एक्चुअली में मैग्ना कार्टा कौन सा था, कमेंट में बताना। इसको मैग्ना कार्टा कहा गया है। एंड इसके क्या क्या रिकमेंडेशंस थे, जैसे कि कमीशन ने एजुकेशन को नेशनल डेवलपमेंट से सीधा लिंक किया। इसके की आउटपुट्स क्या थे, मेजर है 10+2+3 पैटर्न, कॉमन स्कूल सिस्टम आइडिया फॉर रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, एम्फासिस ऑन साइंस एजुकेशन, टीचर स्टेटस अपलिफ्ट अंडर नेशनल पर्सपेक्टिव ऑन करिकुलम। तो एजुकेशन नेशनल गोल्स, टीचर्स के स्टेटस कैसे होंगे, टीचर्स की सैलरीज, उनके रिटायरमेंट बेनिफिट्स, टीचर्स ट्रेनिंग, ये जो 10+2+3 सिस्टम है ये आपको लिखना है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज, लगभग सारी पॉलिसीज इक्वालिटी की बात किए हैं। देन ट्राइलिंगुअल फार्मूला, जो थ्री लैंग्वेज फार्मूला है, मदर टंग टू अ रीजनल लैंग्वेज, यूनियन स्टेट लैंग्वेज और को स्टेट लैंग्वेज, एंड मॉडर्न इंडिया और यूरोपियन लैंग्वेज। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना है। फेवर ऑफ एजुकेशन की रिकमेंड किए थे 12 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। तो अगर क्वेश्चन आता है 12 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग किसने रिकमेंड की थी, तो कोठारी कमीशन यहाँ पे लिखा है, द कोठारी कमीशन इज नोन इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया मैग्ना कार्टा मॉडर्न, ये मॉडर्न एजुकेशन का था। तो कोठारी ने कहा एजुकेशन का एम सिर्फ जॉब्स बनाना नहीं बल्कि डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना, सोशल इंटीग्रेशन, मॉडर्नाइजेशन और मोरल डेवलपमेंट भी जरूरी है। इसलिए 10+2+3 स्ट्रक्चर प्रपोज हुआ था, जो आज सिलेबस में बेसिक बैकबोन है। बट अभी जैसे NEP 2020 आने के बाद ये 10+2+3 पैटर्न चेंज होके हो गया 5+3+3+4। अगर आप किसी विलेज स्कूल में देखो, कोठारी की वजह से 10th और 12th स्ट्रक्चर स्टैंडर्डाइज हुआ, जैसे स्टूडेंट्स मोबिलिटी, जैसे कि कॉलेज एडमिशंस, ये सारी चीजें बहुत ही ईजियर हो गए। और कॉमन स्कूल सिस्टम का आइडियल आज भी डिबेट में है, कैसे इक्वल एक्सेस देना है, प्राइवेट वर्सेस पब्लिक क्वालिटी गैप का इशू वहीं से आता है। कोठारी का इफेक्ट इतना बड़ा था कि अगर एजुकेशन एक केक होता तो कोठारी ने उसमें फ्रॉस्टिंग लगा दी थी। देन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, जो कि 1968 में उसका दूसरा वीडियो बनाऊंगी, अभी हम इस रिसर्च पेपर से पढ़ रहे हैं। तो कमीशन का काम रिपोर्ट्स देना था, लेकिन पॉलिसी बनाना गवर्नमेंट ने किया, और कोठारी के रिकमेंडेशन से NPE 1968 बना, लेटर NPE 1986 एंड 1992 रिवीजन ने एक्सेस, इक्वालिटी, वुमेन्स एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, वोकेशनलाइजेशन और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जैसे प्रोग्राम्स हाईलाइट किए। पेपर एम्फासाइजेस कि NPEs एक्टेड एज ब्लूप्रिंट फॉर लार्ज स्कीम्स एंड प्लानिंग प्रायोरिटीज। जैसे कि NPE 1986 का प्रैक्टिकल आउटकम क्या था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी एक मेन पॉइंट है जिसको कि आपको याद करना है। एंड देन इसमें और क्या है, जैसे कि टीचर रिक्रूटमेंट और ब्लैक बोर्ड्स,
ये सारी चीज़ें लिटरली बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड दीज वाज स्ट्रेंथेंड अंडर दिस पोस्ट। और इग्नू जैसे ओपन यूनिवर्सिटीज को भी एनपीई एरा में इनकरेज किया गया, मेकिंग हायर एजुकेशन एक्सेसिबल। देन आता है इंटरनेशनल एंड नेशनल मूवमेंट्स, जैसे कि एजुकेशन फॉर ऑल। 1990 का जो रिपोर्ट है, एजुकेशन फॉर ऑल इज अ यूनेस्को लेड ग्लोबल मूवमेंट। द एम इज टू meet the educational needs of all children, youth and adults by 2015। तो इनका टारगेट ईयर था 2015। The education policy for all was adopted in April 2000 by the Dakar Framework in the World Education from its Senegal, Africa. The campaign has a global commitment to provide quality primary education to children, youth, and adults. The goal was to improve health, clean drinking water, reduce poverty, environmental conditions, etc. And it was targeted to achieve by 2015, as well as 6 special targets which were targeted to be achieved by 2015. So, इनके 6 special targets थे. In 2000, 189 countries had participated in the campaign, and India also participated in the summit and registered its participated in the achieving said goals. Then आती है सर्व शिक्षा अभियान 2000. It was launched in 2000-2001 with slogan कुछ सब पढ़े सब बढ़े, यहाँ पे जो लिखा है. It was a goal-free and compulsory elementary education, community participation and removal of disparities. जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान schemes led to large increases in enrollment in primary schools across many states, though learning quality remained a challenge. ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. सो सर्व शिक्षा अभियान जो है मास एनरोलमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पोस्ट को बहुत ही ज़्यादा एम्फोसिस किया है. तो इसका मेन पर्पस ये सारी चीज़ें हैं, सोशल जस्टिस एलिमिनेशन एंड प्रमोशन थ्रू क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन, क्या क्या चीज़ें एलिमिनेट करनी चाहिए. Concessions 2003 में all the children of the country were admitted in the education centers for primary education. तो इनका मेन फोकस था प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर. तो सर्व शिक्षा अभियान के बाद जब रमसा है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये माध्यमिक जो सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर इसका मेन फोकस रहा. देन आती है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009. एक बहुत इंपॉर्टेंट लीगल चेंज था आरटीई एक्ट 2009, जो आर्टिकल 21A के अंडर ये आया है. एवरी चाइल्ड 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, ये एज ग्रुप है, इन लोगों का राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इन बच्चों को मिला. पेपर मेंशंस आरटी एज अ माइलस्टोन लीगली गारंटिंग एलिमेंट्री एजुकेशन एंड शेपिंग norms for pupil teacher ratios, infrastructure, teacher qualifications and no detention policies. ये initially no detention policies थी. So with RT admission processes, reservation norms, community monitoring, school management committee जिसको हम SMCs कहते हैं, सब पे legal backing आई. Practically RT changed schooling administration and made education or rights based public service. Then आती है NEP 2020 और finally paper describes NEP 2020 as the new centuries policy approved July 29, 2020. It introduced 5+3+3+4 pattern. मुझे लगता है एनईपी के बारे में आप सबको लगभग पता ही होगा क्योंकि बहुत करंट है एंड आप इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा. मदर टंग इंस्ट्रक्शन अप टू क्लास 5 और इवन हायर, मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शंस इन हायर एजुकेशन, फोकस ऑन कॉम्पिटेंस एंड वोकेशनल इंटीग्रेशन एंड एक्सपेंशन of ODL and EdTech paper list. NEP aims universal preschooling to secondary coverage, 100% GER targets and large push for multilingualism and digital learning. तो ये उसके रिकमेंडेशन है जो कि मेजर रिकमेंडेशन है. बहुत से रिकमेंडेशन दिए थे एनईपी ने. इसका एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि एनईपी का डायरेक्ट क्लासरूम इम्पैक्ट, लेस रोट लर्निंग, मोर एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इंटर्नशिप्स, रिकॉग्निशन दैट इंडिया नीड्स बोथ लोकल एंड लैंग्वेज फाउंडेशन, ग्लोबल कॉम्पिटेंसीज. ये पॉलिसी बेसिकली ट्राइज टू रिकनेक्ट मॉडर्न education to holistic goals. To sum up, according to the paper, post-independence progress is real. Literacy rose, institutions like NCERT, UGC, NCTE, and IGNOU expanded reach, and policies such as Sarva Shiksha Abhiyan and RT institutionalized access. Paper even notes literacy reached 78% by 2011. But challenges भी है, learning outcomes, quality of teacher education, ये सारी चीजें. So this was a like very crisp video for the post-independence policies. बहुत ही बेसिक से हम पढ़े हैं. आई थिंक इस यूनिट के लिए इतना बेसिक ठीक ही है. तो अगर ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करना. अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन या पॉइंट चाहिए तो लिखो कमेंट में एंड सब्सक्राइब कर दो. और प्लेलिस्ट चेक करना फॉर MES 011 सीरीज. हर यूनिट इजी एंड एग्जाम फ्रेंडली होने वाला है. थैंक यू. स्टे क्यूरियस. बाय.